दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफ प्रिपरेशन बोर्ड में, जहां पर हमने स्टार्ट की है क्लास 12th की सीरीज। ठीक, बायोलॉजी में कल हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक, जैसे हमने कल पढ़ा था, पहले हम इसके सभी भागों को समझेंगे, उसके बाद इनके कार्यों को समझेंगे। ठीक, तो इसमें ये फिगर रहा पूरा। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले हम वो देखेंगे। देखिए, पहले इसमें आप नीचे के पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फंडस क्षेत्र दिखता है। ठीक, इसके बगल में आपको जस्ट एक संकीर्ण पथ या पतला पथ दिखता है जो लंबा सा होता है। ये पूरा जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं अंडवाहिनियाँ, या इसी को आप फैलोपियन नली भी कहते हो। क्या क्या कह सकते हैं? या तो हम इसे अंडवाहिनियाँ कह सकते हैं, या तो इसे हम फैलोपियन नली भी या ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है ये बीच वाला पार्ट। ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं गर्भाशय गुहा। ठीक, यानी गर्भाशय कहते हैं। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। और जो यहाँ पे निकल रहा है, मतलब जो यहाँ का पार्ट है जहाँ से ये द्वार खुला, जो गुहा है, इसे कहते हैं गर्भाशय गुहा। तो ये आपका पूरा पार्ट गर्भाशय हो जाता है, जिसे आप इंग्लिश में यूट्रस कहते हो। ठीक, इसके जस्ट बगल में ये क्या है? अंडाशय है। ठीक, जैसे उसमें हमने देखा था विषण 2 होते हैं, वैसे इसमें क्या होता है? अंडाशय 2 होते हैं। तो अगर हम जोड़ी में पूछेंगे तो आप बताएंगे अंडाशय 1 जोड़ी होता है, लेकिन अगर आप संख्या में पूछेंगे तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, लेफ्ट और राइट साइड में। तो आपका ये पूरा फिगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, सिमेट्रिक होते हैं। इसके बाद इसके नीचे जहाँ से मुड़ा होता है उसे हम तुम्बिका कहते हैं, और नीचे का जो भाग होता है किस आकार का होता है? तो कीप के आकार का होता है। इसके नीचे जो आपको फर्स्ट ये कुंडली के आकार का दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं झलरी। ठीक, समझ में आया? पहले क्या हुआ? झलरी, इसके ऊपर कीप, यहाँ तुम्बिका, ये पूरा फैलोपियन नली, ये फंडस क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। तो गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। ठीक, एक अंतः परत है जो यहाँ ये कुंडली नुमा संरचना है जो यहाँ से लगा होता है एकदम अंदर। अंतः मतलब क्या होता है? एकदम अंदर वाला। तो जो गर्भाशय का एकदम अंदर वाला स्तर होता है उसे हम कहते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक, उसके बाद ये बीच वाला पार्ट आता है जो मांसपेशियों का बना होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर। ठीक, इसके बाद परि मतलब क्या होता है? परि मीन्स होता है चारों ओर। तो जो बाहर एकदम बाहरी आवरण होता है इसे हम कहते हैं परिगर्भाशय। तो गर्भाशय की 3 परतें, अंतर गर्भाशय स्तर, दूसरा पेशी स्तर, तीसरा क्या हो जाएगा? परिगर्भाशय यानी बाहर वाला स्तर। ठीक, इसका हम बात करते हैं गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है। ठीक, तो जो गर्भाशय के नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, और जो उसके नीचे जो पतली सी नली होती है, नाल होता है, उसे हम कहते हैं ग्रीवा नाल। ठीक, यानी गर्भाशय जहाँ पे खुलता है उसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ठीक, इसके नीचे का पार्ट क्या होता है? योनि होता है। तो ये पूरा पार्ट हो गया मादा जनन तंत्र का। अब हम इसके काम को देखेंगे। ठीक है, इनके कार्यों को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र का कार्य क्या होता है। ठीक, तो इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, मादा जनन तंत्र में किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक। अब युग्मक क्या होता है? युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। ठीक, नर युग्मक में हमने कल पढ़ा था शुक्राणु के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, फिर उसको याद देखिए। ठीक, इसके बाद मादा में कौन आता है? अंडाणु होता है। ठीक, तो युग्मक 2 प्रकार के, एक होता है नर युग्मक जिससे शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है। अंड कोशिका को निषेचन स्थल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मादा जनन तंत्र करता है। ठीक, क्या आपको तंत्र का मतलब पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलें, अंड कोशिका को निषेचन स्थल तक पहुंचाने का मतलब होता है कि जब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो उसको निषेचन स्थल तक पहुंचाना होता है। ठीक, निषेचन कहाँ पे होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, अब निषेचन होने के बाद जो कोशिकाएं बनती है, जो एक कोशिकी होता है उसे हम कहते हैं, और फिर एक कोशिकी होने के बाद वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, उसे हम कहते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक, इसके बाद शिशु जन्म में, बच्चे को जन्म देने में और उसका प्रारंभिक पोषण करने में कौन सहायता करता है? मादा जनन तंत्र का ये कार्य होता है। ठीक, ये पूरा सहायता करता है। कौन कौन सा? पहला आपको याद रखना है अंडाणु का निर्माण करने में, दूसरा याद रखना है निषेचन स्थल तक अंड कोशिका को पहुंचाने में, दूसरा निषेचन के बाद जो कोशिकाएं थी विभाजित होकर उसको भ्रूण बनाने में, और इसका शिशु जन्म, और किसमें? प्राथमिक पोषण में। ठीक, अब बात करते हैं अंडाशय क्या होता है। हम सबके एक एक भाग को देखेंगे और उसके कार्य को देखेंगे। ठीक, अंडाशय कहाँ था? तो आपको याद है कि जो फंडस क्षेत्र था इसके कॉर्नर पे जो लगा था झलरी के पास में अंडाशय लगा हुआ था, एक इधर था एक इधर था। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। इसी से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक,
तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है तो आपको बताना है ओवरी यानी अंडाशय से। ठीक, तो ये प्राथमिक जनन अंग है, एक जोड़ा होता है, पहले बताया संख्या में 2 होते हैं, अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। और अंड कोशिका का निर्माण करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है कि उनकी संख्या कितनी होती है, हजारों में होती है। ठीक, कहाँ स्थित होता है ये, तो वृक्क के पास स्थित होता है, नेफ्रॉन के पास स्थित होता है। किस आकार का होता है तो आपको फिगर में दिख ही रहा होगा किस आकार का है, अंडे के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अंडाकार होता है। प्रतिमाह एक अंड कोशिका को परिपक्व करने में मदद करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझिए। जैसे फर्स्ट महीने में मान लीजिए जनवरी में ये वाला अंडाशय काम किया तो फरवरी में ये वाले अंडाशय काम करता है। ठीक, तो यानी प्रतिमाह यानी एक माह में एक ही अंडाशय जो होता है वो अंडाणु को परिपक्व बनाता है यानी विकास करता है। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम अंडाशय होने के बाद अब हम देखेंगे अंडवाहिनियाँ। अंडवाहिनियों को हम लोग डिंब वाहिनियाँ भी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कल हमने बताया था जहाँ भी आपको वाहिनी वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा ये किसी न किसी चीज़ को ढो रहा है। ठीक, एक तरह से मैसेंजर का काम कर रहा है। तो यहाँ किसका काम करेगा, अब आगे नाम देख लीजिए, अंडवाहिनियाँ यानी अंड कोशिकाओं को ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, अंडवाहिनियाँ। अब आपको फिगर में कहाँ देखेंगी, ये पूरा भाग और यह पूरा भाग, ये क्या है, ये है अंडवाहिनियाँ। जब यहाँ से एक का निर्माण होगा हजारों की संख्या में यानी अंड कोशिकाओं का निर्माण होगा तो ये कहाँ पहुँचती हैं, फैलोपियन नली में। यही क्या है, फैलोपियन नली कह लीजिए, अंडवाहिनियाँ कह लीजिए या फिर डिंब वाहिनियाँ कह लीजिए। प्रत्येक अंडाशय के पास होती है, तो आपको फिगर में दिख रहा होगा प्रत्येक अंडाशय के पास क्या होती है, अंडवाहिनियाँ फैलोपियन नली होती है। मुख इसका किस के आकार का होता है, तो यहाँ पे लिखा है कीप के आकार का होता है, तो यहाँ क्या लिखा है, कीप के आकार का इसका मुख होता है। अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाने का काम करती है। हमने पहले ही बोला कि जो इसमें अंडाणु का निर्माण होता है उसको यहाँ के माध्यम से कहाँ पहुँचाएगी, गर्भाशय तक पहुँचाने का काम कौन करता है, अंडवाहिनियाँ करती हैं। अब आपको बताना है कि निषेचन कहाँ होता है। ठीक, अगर आपको नहीं बता पाएंगे तब हम बताएंगे, लेकिन लास्ट वीडियो तक, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गर्भाशय की, जिसे आप क्या कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं। ठीक, अंडवाहिनियों के बीच में होता है। ठीक, इधर एक अंडवाहिनियाँ हो गई, इधर अंडाशय हो गया, इधर अंडाशय हो गया, ये फैलोपियन नली गई थी और यहाँ क्या था, ये पूरा बीच का भाग क्या था, गर्भाशय था। ठीक, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक, लचीली होती हैं, पेशी होती हैं, थैली नुमा होती हैं। किस आकार की होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है नाशपाती के आकार की होती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब हमने आपको पहले ही बताया जब निषेचन होता है, निषेचन का मतलब क्या हो गया कि शुक्राणु अंडाणु से जब मिलता है इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, उसे हम निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन के बाद जो एक कोशिकी होता है, क्योंकि निषेचन के बाद एक एक कोशिका बनती है तो उसे हम एक कोशिकी कहते हैं। यही एक कोशिकी जो होता है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं। तो यानी गर्भाशय में क्या होता है, जब निषेचन हुआ, यहाँ से अंडाणु हुआ, यहाँ शुक्राणु आया होगा, यहाँ निषेचन हुआ। ठीक, हम समझा रहे हैं, एक बार यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक, ये हो गई हमारी फैलोपियन नली, ये क्या हो गई, फैलोपियन नली। ठीक, ये क्या रहा, गर्भाशय रहा। ये क्या पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, गर्भाशय हो गया। अब क्या बोला, भ्रूण का निर्माण होना, तो यहाँ पे जो अंडाशय था, ठीक, यहाँ पे क्या था, अंडाशय था, इससे अंडाणु का निर्माण हुआ होगा। ठीक, यहाँ से क्या आया होगा, शुक्राणु आया होगा, क्योंकि शुक्राणु चल सकते हैं। शुक्राणु यहाँ आने के बाद जिस अंडाशय के पास अंडकोशिका विकसित हुई रहेगी यानी अंडकोशिका परिपक्व रही होगी तो उस तरफ ये जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद वो एक कोशिका बनती है, एक कोशिका बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद कहाँ पहुँचती है, गर्भाशय में पहुँचती है। तो जो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं उसे हम भ्रूण कहते हैं। तो गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक, और भ्रूण का विकास भी कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। समझ में आया। अब बात करते हैं ग्रीवा क्या होती है। तो गर्भाशय का वह स्थान जहाँ से योनि प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये कैसा होता है, तो पतला होता है। तो आपको ग्रीवा में 2 चीज़ याद रखनी है कि जहाँ गर्भाशय का जो सबसे निचले वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा, यानी गर्भाशय जहाँ पे मुख खुलता है उसका नाम क्या हो गया, गर्भाशय ग्रीवा। और ग्रीवा के नीचे एक पतली सी नली होती है जिसे हम कहते हैं ग्रीवा नाल। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, फिर से एक बात देख लीजिए, गर्भाशय, गर्भाशय के नीचे गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा के नीचे ग्रीवा नाल, उसके नीचे क्या होती है, योनि होती है। ठीक, फिर से वही बात, योनि क्या होती है, तो ग्रीवा के निचला भाग होता है, इसे जन्म नाल कहते हैं क्योंकि यहीं से बच्चे का जन्म होता है। इसके बाद शुक्राणु कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो योनि से ही प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने आपको फिगर में पहले ही समझा दिया है।
अब स्टार्ट करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निषेचन, जिसकी बात हम अभी तक कर रहे थे। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों मिलकर क्या काम करते हैं? दोनों का काम मेन होता है निषेचन करना है, यानी फर्टिलाइजेशन करना होता है। ठीक, इस निषेचन मतलब होता क्या? तो सिंपल और सबसे आसान भाषा में समझिए, शुक्राणु और अंड कोशिका को मिलने की यानी संलयन करने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। फिर से एक बार, शुक्राणु और अंड कोशिका के संलयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब आप जानते ही हैं शुक्राणु क्या होता है? चल होता है। अंड कोशिका क्या होती है? अचल होती है। ठीक, चल कैसे होती है? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक, शुक्राणु किसे पाए जाते हैं? तो पुरुष में। और अंड कोशिका किसे पाई जाती है? तो मादा में। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, अब जैसा कि हमने बताया कि शुक्राणु जो तो चल सकते हैं, तो चल कर कहाँ आते हैं? योनि, क्योंकि योनि ही होती है जो शुक्राणु को एक्सेप्ट करते हैं, यानी ग्रहण करती है। ठीक, वहीं से जाती है। इसके बाद योनि से कहाँ जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा के पास। गर्भाशय ग्रीवा से होकर कहाँ जाएगा? अंड वाहिनी के पास। ठीक, अभी हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। पहले आप इसका फ्लो डायग्राम दे लीजिए। ठीक, माइंड मैप के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक, गर्भाशय पहले कहाँ गया? योनि के पास। उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा के पास। उसके बाद कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, डिब्ब वाहिनी या फिर अंड वाहिनियों के पास जाएगा। वहाँ से क्या होगा? वहाँ पे अंड कोशिका से मिलेगा। अब अंड कोशिका की उपस्थिति मतलब क्या होती है कि पहले बताया कि जिस अंडाशय के पास अंड कोशिकाएं विकसित होती रहती, क्योंकि एक महीने में एक ही होता है। ठीक, तो जिस कोशिका के पास हुई रहेगी उसके पास ये जाता है। ठीक, इसके बाद अंड कोशिका की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ पे जाएगा, शुक्राणु से मिलेगा तो क्या करेगा? संलयित होगा। संलयित होने के बाद क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा या जाइगोट। ठीक, इसके बाद क्या होगा? ये जो प्रक्रिया थी पूरी संलयन की जो अभी तक हमने पढ़ा, ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो सिंपल और सबसे आसान भाषा में समझिए कि यहाँ पे शुक्राणु आते हैं। ठीक, पहले कहाँ आया? योनि में आया। ठीक, योनि से कहाँ गया? गर्भाशय ग्रीवा में जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा से कहाँ जाएगा? गर्भाशय में जाएगा। ठीक, गर्भाशय में गया। ठीक, अब यहाँ इसके पास 3 रास्ते हैं जाने के। चाहे तो ये ऐसे जा सकता है, चाहे ये इधर जा सकता है, चाहे ये इधर जा सकता है। लेकिन जाएगा कहाँ? जाएगा सब जगह। लेकिन शुक्राणु की कंडीशन है कि यह बस 20 सेकंड तक ही जिंदा रहता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसकी जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इतने समय में इसको पहुंचना रहेगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए इधर वाले मंथ के पास यहाँ पे अंडाणु विकसित हुए हैं, यानी अंड कोशिका विकसित हुई है, परिपक्व हुई है, तो जो इधर शुक्राणु गए वो तो ठीक है, लेकिन जो इधर जाएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। जो यहाँ घूमते रह गए वो भी नष्ट हो जाएंगे, और जो ऊपर जाएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जो यहाँ पहुँचेगा किसके पास? अब यहाँ पे अंड कोशिका से अंडाणु का निर्माण हुआ होगा तो यहाँ पहुँचा होगा। अब यहाँ शुक्राणु पहुँचेगा। ठीक, जब यहाँ शुक्राणु पहुँचेगा तो यहाँ क्या होगा? संलयित होगा। ठीक, अब आपको बताना है कि जब ये संलयित होते हैं तो क्या वो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं? क्या हमारा शरीर जो बना हुआ है वो पहले से बहुकोशिकीय है या फिर एक कोशिकीय है? ठीक, नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। जब ये निषेचन होता है तो उस टाइम हमारा जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय होती है। कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है। लेकिन इसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं। विभाजन होने के बाद ये क्या बनाती है? ये बहुकोशिकीय में आ जाती है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब निषेचन होता है तब एक कोशिकीय होती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है? बहुकोशिकीय में बदल जाती है। ठीक, तो हमने बात की यहाँ पे एक कोशिकीय हो गया। अब ये घूम यहाँ पे टहल वहल के बढ़िया से मूव करते हुए कहाँ पहुँचेगा? गर्भाशय में पहुँचेगा। जैसे गया था उल्टे पैर वापस। ठीक, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, निषेचन हो चुका है, विभाजित हुआ, वहाँ भ्रूण बना। अब भ्रूण आकर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? ये गर्भाशय में बैठ जाएगा। ठीक, यही प्रोसेस क्या था? निषेचन था, जिसे हमने फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझा। ठीक, अब हम समझते हैं कि जो भ्रूण बना है अभी उसका विकास कहते होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो युग्मनज बना था अभी। ठीक, हमने पहले बताया जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो निषेचन होता है और क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? अंडवाहिनियों में जाएगा, वहाँ बहुत सारा विभाजन होता है। अब ये विभाजन किस प्रकार का होता है? तो ये विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। ठीक, अब इसके होने के बाद ये किस रूप में बदल जाएगा? तो गेंद की तरह बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ठीक ठीक, भ्रूण का निर्माण होने के बाद ये किस आकार में होता है? तो ठोस होता है, मतलब गेंद ही होगा लेकिन कैसा होगा? ठोस होता है। लेकिन जैसे जैसे ये गर्भाशय की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ आने लगता है, ये खोखला बन जाता है। ठीक, खोखली गेंद हो जाती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? ये गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है। अब ये जुड़ता कैसे? ये आपका 12th का क्लास है। ठीक, हम आपको जब 12th में पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि गर्भाशय की भित्ति से कैसे कैसे जुड़ता है। लेकिन बस आपको याद रखना है कि जब भी ये मान लीजिए गर्भाशय है और यहाँ पे ये भ्रूण आया हुआ है, तो जो ये जुड़ता है, इसका जुड़ना
भ्रूण का अंतरोपण कहलाता है। बात समझ में आई? फिर से ठीक, गर्भाशय की भित्ति यानी दीवार के पास जब भ्रूण आकर जुड़ जाता है उसे हम भ्रूण का अंतरोपण कहते हैं। ठीक, यही यहाँ पे लिखा है कि गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं भ्रूण का अंतरोपण। अब जो ये भ्रूण होता है ये 9th मंथ या ±15 दिन तक, लगभग 9 मंथ के आसपास इसका विकास इसमें होता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लेसेंटा क्या होता है। तो इसे आपने रियल लाइफ में देखा होगा या यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक, प्लेसेंटा क्या होता है, इसको हम हिंदी में अपरा कहते हैं या गर्भ नाल भी कहते हैं। नाल मतलब एक नली होती है, पाइप की तरह होती है। अब गर्भ से जुड़ी हुई है इसलिए इसका नाम क्या है, गर्भनाल। ठीक, तो कैसी है, पतली नली होती है, भ्रूण के पोषण और अनुरक्षण का कार्य करती है। ठीक, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक नाभि से एक नली जुड़ी हुई होगी। ठीक, उसी के माध्यम से बच्चे में जो भी पोषण या जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो उसी नाभि के थ्रू होती है, माता के द्वारा। ठीक, तो भ्रूण में वृद्धि, ऊर्जा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कौन काम करता है, यह अपरा का कार्य होता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अपरा का कार्य क्या होता है तो आपको याद रखना है कि भ्रूण को पोषण देना, उसको अनुरक्षण प्रदान करना, भ्रूण में वृद्धि, ऊर्जा मतलब ऊर्जा का संचरण करना, ग्लूकोज का निर्माण करना, ग्लूकोज को पहुंचाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे बाहर निकाल जाता है भ्रूण से, तो जो ये प्लेसेंटा होता है, जब जो नाभि से जुड़ा हुआ प्लेसेंटा होता है वह माता के ऊतक से, माता के शरीर से कुछ इस प्रकार रेशेनुमा संरचना बनाती है। ठीक, धागे निकालती है, प्रवर्ध निकालती है जो माता के ब्लड से या उसके ऊतक से अटैच होता है। ठीक, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो माता के ब्लड में जाके मिल जाता है, तो वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब और क्या क्या काम करता है, तो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है, अपरा करता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।